सबको क्लियरली ऑडिबल है? यस बच्चों, मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? यस बेटा, एक बार चैट दिखा दो यार। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। So very warm good evening to all of you. This is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am, and आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले थे बेटा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है और मैं आपको बोल चुकी हूँ चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। बेसिक बोले तो लिगेंड के बारे में जाना, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जाना, कितने लिगेंड्स होते हैं, क्या नाम होता है, क्या डेंसिटी होती है, कितना चार्ज होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर किया था। आज हम क्या कंप्लीट कर देंगे बेटा? वर्नर थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वर्नर थ्योरी लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्टार्टअप हुआ था, कोई नहीं, शुरू से बता देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा होमवर्क। जल्दी से बता दो बेटा, सब लोग होमवर्क करके आए हो? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ बेटा, होमवर्क दिया था, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही दिया था बेटा, क्या करना था बेटा? इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना था। एम आई राइट? और अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना था तो मैम ने आपको बहुत ही सिंपल से रूल बताए थे। जल्दी बताओ, होमवर्क करके आए हो नहीं करके आए हो? जल्दी बताओ, करके आए हो ना? यस बेटा। अब बेटा हमने जो रूल्स लिखे थे वो रूल्स में एक बार पढ़ देती हूं, बोल देती हूं, साथ के साथ रिप्लाई करना बेटा, और उसके बाद हम जल्दी से होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। पहला था कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। पहले कैटायन लिखा जाता है फिर एनायन लिखा जाता है। जो सिंपल होता है उसका नाम सिंपल लिखा जाता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हो तो पहले लीगेंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, फॉलोड बाय देयर ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल। अब कुछ बच्चों का मेरे पास डाउट अभी भी आया कि मैम ऑक्सलेटो और इथाइलिन डायमीन में क्या डिफरेंस था कि आपने इथाइलिन डायमीन के लिए बिस यूज किया और ऑक्सलेटो के लिए डाई और ट्राई यूज किया। समझना बेटा ध्यान से, बिस, ट्रिस और टेट्रा किसके लिए यूज करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। बिस, ट्रिस और टेट्रा उनके लिए यूज करना है जिसके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई और टेट्रा आ जाए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कान खोलकर सुनना बेटा। क्या यहां पर कब बिस, ट्रिस और टेट्राकिस यूज करना है? पहली बात, 2 होंगे तो बिस यूज करना है, 3 होंगे तो ट्रिस यूज करना है, 4 होंगे तो टेट्राकिस यूज करना है। लेकिन कब? जिनमें लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी डाई, ट्राई और टेट्रा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इथाइलिन डायमीन में डाई आ गया ना, तो उसके लिए अब हम डाई इथाइलिन डायमीन नहीं बोलेंगे, बिस इथाइलिन डायमीन बोलेंगे। ऑक्सलेटो में डाई नहीं आया, ट्राई नहीं आया, तो 2 होंगे तो डाई बोलेंगे, 3 होंगे तो ट्राई बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बता दो बेटा। कॉमन नेम ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सब्र करो, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो रटा देंगे सब, तुमको चिंता ना करो, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और नॉमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर? क्या नाम लिखा इसका? मुझे अब सिर्फ आंसर चाहिए बेटा, अब मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। जल्दी बताओ बेटा इसका क्या नाम लिखा। इतना तो क्लियर था कि यहां पर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, और अगर दोनों कॉम्प्लेक्स है कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो पहले कैटायन का लिखा जाएगा फिर एनायन का लिखा जाएगा। अब अगर इस पीसेस पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन अगर ये कैटायन है तो +1 चार्ज तो रहा ही होगा। तो यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? देखना बच्चा ध्यान से। Ag अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, अगर इस पे +1 चार्ज है तो इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 1। यहां पे देखना बेटा ध्यान से, अगर यहां पे माइनस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 हो जाएगा। चलो चैट बॉक्स में आंसर कर दो, इसका नाम क्या लिखा है आप लोगों ने? जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह बता दो क्या नाम लिखा है इसका। इसका नाम हो जाएगा बेटा, क्या नाम हो जाएगा? दैट इज
डायअमीन, और पतला कर लेते हैं ऐसे, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? दैट इज डायअमीन। क्लियर? उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर। क्लियर? ब्रैकेट में आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट 1। क्लियर? उसके बाद यहां पर कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखते हैं, तो इसको साइनो भी बोल सकते हो, साइनिडो भी बोल सकते हो। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? डायसाइनिडो। डायसाइनिडो। अब ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन में सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखा जाता है बेटा? अर्जेंटेट। क्लियर? ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 1। क्लियर? सेकेंड कंपाउंड देखना बच्चों ध्यान से। सेकेंड कंपाउंड जैसा मैं देख पा रही हूं, ना तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ना ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, क्योंकि जो भी है एक ही ब्रैकेट है, और जब एक ही ब्रैकेट है तो उसे न्यूट्रल मान के चलेंगे। अब इसमें कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना है। कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो हमारे पास 3 तरीके के लिगेंड है बेटा, अमीन, क्लोरिडो और नाइट्रीटो। सुनना ध्यान से, अमीन, क्लोरिडो और नाइट्रीटो। तो बेटा ए, सी और एन में से अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? ए आता है। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया डायअमीन। क्लियर? क्लोरिडो, क्लोरिडो। उसके बाद इसका नाम बेटा नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन। और लास्ट में क्या बेटा? प्लेटिनम। और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी आ जाएगी बेटा यहां पे? जल्दी से बता दो बेटा। कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं बेटा। वेरी नाइस, 2 हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा थर्ड कंपाउंड। यहां पे क्या था बेटा? कैटायन सिंपल था, एनायन कॉम्प्लेक्स था। तो जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपल होता है। क्लास में अभी कुछ काम था क्या? अब इस केस में यहां पर ये कैटायन कैसा है बेटा? सिंपल है। अगर कैटायन सिंपल है तो इसका नाम भी सिंपली लिखा जाएगा। तो अब इस केस में यहां पर ये क्या है? ये एक सिंपल कैटायन है, और बेटा ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स है, तो एनायन कैसा है बेटा? ये एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो अब इस केस में हमारे पास सिंपल कैटायन है, और यहां पर एनायन कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपल लिखेंगे, तो ये क्या हो गया बेटा? पोटेशियम। क्लियर? क्या हो गया बेटा? पोटेशियम। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है बेटा। ये ऑक्सलेटो ग्रुप है, क्या लिखोगे बेटा? ट्राई ऑक्सलेटो। क्या लिखेगे बेटा? ट्राई ऑक्सलेटो। और यहां पे एनायन कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखा जाएगा? अमन सिंह। बेटा क्रोमियम क्यों लिखा है? अमन, ये गलती है आपकी बेटा। एनायन कॉम्प्लेक्स है ना, तो सेंट्रल मेटल एटम के आगे ATE लगेगा, तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? क्रोमेट। और ब्रैकेट में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से मैच करते जाना अपने अपने आंसर। नेक्स्ट कंपाउंड देखना बेटा ध्यान से। यहां पर पहले ब्रैकेट दे रखा है, फिर काउंटर आयन दे रखा है, ब्रैकेट के बाहर वाला काउंटर आयन ब्रैकेट में दे रखा है। दैट मींस बेटा ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायन। और एनायन कैसा है मेरे बच्चों? सिंपल एनायन है। और अगर ऐसा होता है तो नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर देखना है, बस जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख के बता दो सारे के सारे। चलो मैं सिर्फ आंसर पढ़ूंगी। अब बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो। कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? इसका नाम हो जाएगा, पहले इसका नाम लिखा जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है तो क्या किया जाता है बेटा? देखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम है इथाइलिन डायअमीन, तो इसको इथेन 1,2 डायअमीन भी बोल सकते हैं। ये क्लोरिडो है। तो एक बात बताओ, ई और सी में से पहले क्या आता है? सी पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो
बिस इथाइलिन डायअमीन। क्लियर, इसका नाम हो गया कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में आ गया क्लोराइड। क्लियर बेटा, क्योंकि जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपल, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। क्लियर है एकदम? वेरी नाइस अलका, वेरी नाइस अभिषेक, वेरी नाइस प्रेमराज, वेरी गुड बेटा। क्लियर, नेक्स्ट आंसर मैच करते हैं। यहां पर कैटायन ब्रैकेट में है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसे हम लिखेंगे कि यहां पर कॉम्प्लेक्स कैटायन है और एनायन सिंपल है। कैसा है बेटा, एनायन सिंपल है। और अगर ऐसा है तो नाम कैसे लिखोगे, नाम लिखना भाई, नाम तो पहले हमको कैटायन लिखना है, बाद में एनायन लिखना है। और अगर पहले कैटायन लिखना है और अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो नाम तो पहले लीगेंड का ही लिखा जाएगा। क्लियर? और अगर नेम का लीगेंड लिखा जाएगा तो अब इस केस में अमीन है और कार्बोनेटो है। कई बच्चे पूछ रहे थे मैम CO3 क्या होता है, कार्बोनेटो को बोलते हैं बेटा। क्लियर, कार्बोनेट, वेरी नाइस। तो कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो कर दिया। क्लियर, देखना बच्चे ध्यान से क्या नाम होगा इसका, देखो ध्यान से, अमीन और कार्बोनेट में से ए पहला आता है तो क्या लिखेंगे बेटा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, इसका नाम क्या है, कार्बोनेटो। क्लियर, फिर कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एट लास्ट क्लोराइड। क्लियर है बेटा एकदम, क्लियर है बेटा एकदम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं, कार्बोनेट पे कितना चार्ज बोले तो -2 -1, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। क्लियर, वेरी नाइस बेटा, कार्बोनिल नहीं है मेरे प्यारे नालायकों, ये कार्बोनिल नहीं है, ये कार्बोनेटो है। समझ गए एकदम? चलो बेटा, यहां पे देखो, यहां पे देखा तो काउंटर आयन पहला था, दैट मींस कि सिंपल कैटायन था, और एनायन कैसा था बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन था। और अगर ऐसा था तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बता दो। Hg को क्या बोलते हैं बेटा, मैंने क्या कहा था, अगर ट्रांजिशन मेटल आ जाए, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाए तो उस केस में ध्यान रखना उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट की जाएगी। और इस बार ऐसा ही हुआ। Hg को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, क्या बोलते हैं बेटा, मरकरी बोलते हैं। तो यहां लिखा मरकरी, ब्रैकेट में लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम लिख देते हैं। अगर ये Cn होता तो साइनाइड था, साइनेट बोलते, लेकिन HCN है, क्या बोलेंगे बेटा, थायोसाइनेट। क्लियर, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, टेट्रा, टेट्रा थायो साइनेट, और बेटा S आगे लिखा हुआ है, दैट मींस डोनर सल्फर है, तो यहां पे क्या लिखोगे, S, और ब्रैकेट में अब सेंट्रल मेटल एटम, आगे ATE लगा दिया, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी आ गई बेटा, निकाल के बता दो जल्दी से, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, बिल्कुल -4 + 1 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया एकदम? अब यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो बेटा, विदाउट हेजिटेशन जल्दी से पूछ लो, कम बच्चे हैं क्लास में, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि नेक्स्ट की तरफ बढ़े बेटा। अपन 3 क्वेश्चन दिए थे, क्लास भी कवर करनी है, नहीं तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, अब पढ़ाती चली जाऊंगी। जल्दी बताओ बेटा, वो बच्चे जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग्स कर दो जिनके सारे आंसर करेक्ट है। चलो जल्दी से बेटा, कोई शक किसी को यहां तक किसी भी तरह का, विदाउट हेजिटेशन पूछना बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्रिस्टल क्लियर। लास्ट वाला, लास्ट वाले में दिक्कत क्या आई बेटा, फिर से देख ले ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपल, सिंपल मतलब जो उसका नाम है वही नाम रखेंगे, चेंज कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? अब यहां पे ब्रैकेट है, कॉम्प्लेक्स एनायन है,
एनायन कॉम्प्लेक्स हो या कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, नाम पहले लीगेंड का लिखा जाता है। लीगेंड यहाँ पे HCN है। HCN बोले तो थायोसाइनेट। क्लियर? कितने हैं? 4 है, टेट्रा थायोसाइनेट। क्वेश्चन राइज होता है मैम एस क्यों लिखा? एस इसीलिए लिखा बेटा, जब जब एम्बिडेंटेट लीगेंड आएगा दैट मींस ऐसा लीगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और जब जिससे कर रहा है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो एस आ गया। कोबाल्टेट 3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बता दो बेटा, देख लो HCN चार्ज होता है -1, 4 है इस पे +1, तो कोबाल्ट को माना X, Hg का +1, HCN का -1, -1 इंटू 4, -4 +1 -4 -3, राइट हैंड साइड गया +3। अब बोलो क्लियर है? क्लियर? बड़े आगे फर्स्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला बेटा? कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। अगर हमने रिप्रेजेंट नहीं किया दैट मींस इस पे +1 चार्ज रहा होगा, इस पे -1 चार्ज रहा होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बना होगा। और अगर ऐसा है तो सिल्वर को माना X, पहले वाले सिल्वर को। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लीगेंड, इस कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गई। इस सिल्वर को माना X, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है तो 2 साइनाइड पे -2, X -2 बराबर ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, इस पे कितना चार्ज रहा होगा? -1, X -2 बराबर -1, -2 इधर गया +1, आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट 1। क्लियर है? अभी बड़े आगे मैम वैलेंसी याद रखना होगा। कहां याद रख रहे हैं हम वैलेंसी? सीधा सीधा नाम। मैम डोनर कैसे पता चलेगा? जो आगे की तरफ लिखा हुआ है वो डिसाइड करता है बेटा डोनर कौन है। अगर CN होता तो कार्बन डोनर है, NC होता तो नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है आशीष? क्लियर एकदम? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पे क्या करना था बच्चों? यहां पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करना है। लिखने का तरीका अपना वही रखो जैसा हमने रखा था। क्लियर? तो सबसे पहले लिखा है टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन बोले तो अमीन 4। क्लियर? एक्वा बोले तो H2O, क्लोरिडो बोले तो क्लोरीन। क्लियर? कोबाल्ट बोले तो सेंट्रल मेटल एटम, और बोला है क्लोराइड। क्लियर? तो हमने लिख दिया क्लोराइड। H2O के बाद क्या था? H2O एक्वा क्लोरिडो। ठीक है, देखो बेटा यहां पे क्लोरिडो। क्लियर? और बाहर बोला क्लोराइड। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया था, फिर भी बता देती हूं क्योंकि काफी बच्चों को डाउट था, उन्होंने मैसेज किया हुआ है। बेटा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, न्यूट्रल में तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रोल नहीं हो सकता, H2O भी न्यूट्रल, लेकिन इस क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कब आएगी? कब आएगी? जब लीगेंड से टोटल चार्ज -3 मिल रहा हो। तो -1 यहां से मिल गया तो यहां से हमें कितना चाहिए? -2, यहां लगा दिया 2। ये हो गया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, पोटेशियम ये लिख दिया K, टेट्रा हाइड्रोक्सी OH4, जिंकेट जिंक, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कब आएगी? X -4, यहां से कितना मिले कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाए, यहां से 2 मिल जाए। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? नेक्स्ट देखना बेटा थर्ड वाला, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्यूमिनियम, सिंपल लिखा हुआ है यानी कि ब्रैकेट के बाहर है, सेंट्रल मेटल एटम तो नहीं हो सकता, पहले तो लिख ही नहीं सकते। ट्राइऑक्सलेटो बोले तो C2O4 थ्राइस। क्लियर है? एल्यूमिनियम बोला है, ये लिख दिया एल्यूमिनियम। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक बात बताना बेटा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की कब आएगी? इस पे चार्ज -2 होता है, -2 इंटू 3 -6, X -6, तो पोटेशियम कितना हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाए? सिंपल 3। क्लियर है बेटा?
नेक्स्ट देखना, डायक्लोरिडो, कोई दिक्कत नहीं है, डायक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डायमीन, दैट मीन्स EN ट्वाइस। कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट। अब क्या बोला, क्या बोला बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब बता दो बेटा क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो कितना चार्ज आ जाएगा, जल्दी से। यस, डायक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी, जब इधर कितना चार्ज होगा बेटा, इधर -2, उधर जाए -1, तब जाके तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, राइट। और इससे कंफ्यूज ना हो जाओ ABC से, तो ये हटा देती हूं जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लास्ट वाला, टेट्रा कार्बोनिल, क्या लिखा हुआ है, टेट्रा कार्बोनिल निकल CO4Ni। क्लियर। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा। वेरी नाइस विदित। बढ़े बेटा आगे की तरफ। यस बेटा, हाँ बेटा +1 होगा, +1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का, फिर हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं अपनी। क्या बोला है बेटा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना था इन कंपाउंड्स का। लिख लिया बेटा सबने, जल्दी से बता दो, लिख लिया बेटा सबने इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर। बढ़े आगे की तरफ। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास सिंपल कैटायन है, क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है तो कोई बात नहीं, लिखा तो पहले कैटायन ही जाएगा। तो कैटायन में कौन प्रेजेंट है बेटा, लिगेंड। लिगेंड एक ही तरीके का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हेक्साअमीन। क्लियर, हेक्साअमीन कोबाल्ट, ब्रैकेट में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर आ गया राइट हैंड साइड क्लोराइड। क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, 3। नेक्स्ट, इसका नाम क्या लिखा बेटा, अगेन पहले ब्रैकेट है, बाद में काउंटर आयन है, दैट मींस यहां पर भी क्या है बेटा, यहां पर भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। अमीन और क्लोरिडो में से पहले क्या आता है बेटा, सबसे पहले अमीन आएगा, तो मैंने लिख दिया यहां पे, दैट इज पेंटाअमीन, पेंटाअमीन क्लोरिडो। फिर क्या है बेटा, ये कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्लोराइड। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा, -1 -3, दैट इज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा। अब मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना कि सिंपल या कॉम्प्लेक्स, अब तो रट गया बेटा, कॉम्प्लेक्स देखना सीखा था एक दिन। तो बस इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम पहले पोटेशियम, सबसे पहले लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन की तरफ, पहले लिगेंड लिखा जाएगा, तो ये लिख दिया हेक्सासाइनो, लिखना है तो साइनो लिख लेना, साइनोड लिखोगे कोई गलती नहीं है, ठीक, कोई कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन का सेंट्रल मेटल एटम है, लिख दिया फेरेट, ब्रैकेट में आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम। क्लियर, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन शुरू हो गया, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, उसके बाद फेरेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, लास्ट पे आ जाते हैं, सेकेंड लास्ट, सिंपल है तो सिंपल पोटेशियम। क्लियर, यहां पे आ गया टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, क्लोरिडो लिखते हैं, चलो क्लोरिडो। पैलिडेट, क्या बेटा, पैलिडेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, x+1 x+2 -4 2। क्लियर, यहां पे इसका नाम लिखते हैं बेटा, कुछ तो मिसिंग है, नहीं कुछ भी मिसिंग नहीं है। देखना बेटा यहां पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है, सिंपल एनायन है,
क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम? यहां पे देखो बेटा ये क्या है, देखो इस लिगेंड का नाम सिंपल मिथाइल अमीन। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं मैम ये क्या दे दिया नया सा, कुछ भी नहीं है बेटा, क्या नाम हो जाएगा? डाई अमीन। क्लियर, डाई अमीन, उसके बाद क्लोरिडो, उसके बाद इसका नाम मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। उसके बाद क्या है बेटा? प्लेटिनम, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आ गया क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं बेटा, कितना आ गया? X -1 -1 कितना आ गया बेटा? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी से देख लो, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो विदाउट हेजिटेशन जल्दी से पूछो, मैंने 2 मिनट का टाइम दिया। चलो 41 हो रहे, 43 तक जो पूछना है पूछ लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगी। अब इस टॉपिक में मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं चाहिए, ना अब इसमें रिवीजन की जरूरत है, हमें याद हो चुके हैं सारे नाम, कब कैसे किसको क्या यूज करना है। स्टिल डाउट है बेटा, जल्दी से पूछ लो ताकि आगे बढ़ते हैं अपन। यस बच्चों जल्दी। नो शक, लास्ट वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला? कुछ भी तो नहीं है बेटा लास्ट वाले में। अमोनिया न्यूट्रल, मिथाइल अमीन न्यूट्रल, क्लोरीन पे -1, इस क्लोरीन पे -1 तो बराबर तो 2 आएगा ना बेटा, जल्दी बताओ। यस लेट्स कंटिन्यू, आप बढ़े आगे। क्लियर एकदम? मैम प्लीज रिपीट, रिपीट नहीं करूंगी बेटा, डाउट हो तो पूछो। रिपीट ना मैंने किया ना तुम लोगों को करने दूंगी। रिपीट करना है क्या अगले साल? रिपीट करके देख लेना बेटा, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए उसके बाद, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद। बढ़े आगे, नो डाउट। 2PTCl6 का नाम, टीपीपी में कंफ्यूजन है। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ, कोई डाउट नहीं दिख रहा मुझे। डीपीपी में कंफ्यूजन है तो डीपीपी का सॉल्यूशन आएगा, फिर भी ना हो पाएगा तो हम बताएंगे। क्लियर है? कंटिन्यू। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वर्नर थ्योरी। पहले मेरी कहानी सुनना, उसके बाद अगर हम एनसीईआरटी खोलें, जो कि हमें नहीं खोलनी है जब तक मैं पढ़ा रही हूं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो करना है करना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी की। ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, कहानी सुना रही हूं सुन लो नालायकों। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, जब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किसी ने नाम भी नहीं लिया था। हम तो नाम भी ले चुके, लिगेंड के बारे में जान चुके, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जान चुके। ठीक है, एक कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड को देखा गया, उसके बारे में जानना था हमें, उसके कंपाउंड के बारे में जानना था, कैसे हम उसकी ज्योमेट्री निकालें, उस कंपाउंड की शेप कैसे निकालें। जब तक उस कंपाउंड को नाम भी नहीं दिया गया था, बट समझ ही नहीं आ रहा था, तो जो चीज हमें समझ नहीं आती है हम क्या कहते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है इस चीज में, राइट। तो उसी तरीके से बेटा वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने इन्हें बोला, जब तक इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्लियर? अब अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसकी ज्योमेट्री बतानी आनी चाहिए, और हमें अगर इसकी ज्योमेट्री बतानी है तो हमें कुछ बेसिक चीजें इसकी पता हो। और वो बेसिक चीजें हमें कैसे पता चली? जब हमने उस कंपाउंड की रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ। सुनना बेटा ध्यान से, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दी, वहां से क्या हुआ, कुछ AgCl का प्रेसिपिटेट बना। AgCl के जितने प्रेसिपिटेट बने, जितने मोल्स प्रेसिपिटेट बने, वहां से हमने कंक्लूड किया, वहां से हमें पता चला कि भाई ब्रैकेट के अंदर चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनायन हो, वो कभी भी नहीं टूटता। और अगर वो कभी नहीं टूटता तो कौन टूटता है, कौन आयनाइजेबल है, कौन आयंस में कन्वर्ट होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होगा।
अब ये कैसे पता चले कि ब्रैकेट के बाहर कितने होंगे, क्या होंगे? क्लियर? तो बेटा इनका होता है क्या, इन्होंने वर्नर जी ने क्या किया, इन्होंने दो तरीके से एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताने के लिए दो वैलेंसी डिफाइन की, जिसमें से एक को कहा गया प्राइमरी वैलेंसी और एक को कहा गया सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब तब तक उन्हें नहीं पता था, उन्होंने बाद में बोला कि प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। बट आपको मैं बता चुकी हूं क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपको कैलकुलेट करना भी आता है। अब मैं जो की पॉइंट्स बोलूं आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि किसी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात बताओ बेटा, जब हम किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है? तो हमने अब तक जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए हमें ये पता चला कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड का वहां पर कोई रोल नहीं होता। मानते नहीं मानते हो? सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स का रोल होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड ओनली बाय नेगेटिव लिगेंड्स, नॉट बाय न्यूट्रल लिगेंड। करेक्ट है बात एकदम? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है जो ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने में हमें हेल्प करती है वो कैसी है? आयनाइजेबल है या नॉन आयनाइजेबल है? आयनाइजेबल होने का मतलब यह है कि क्या वो आयंस में टूटेगा? तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ब्रैकेट के बाहर जो क्लोरीन होता है वो तो टूटने के बाद Cl- बनाएगा ना, और अगर वो टूट के Cl- बना रहा है यानी कि वो आयनाइजेबल है। ठीक है? अब ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है जो प्राइमरी वैलेंसी है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, जो शुरुआत में ज्योमेट्री दी गई। अब बात करते हैं बेटा सेकेंडरी वैलेंसी, जो जिसको उन्होंने डिफाइन किया। एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग, दिमाग में चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक बात बताओ, जब हम किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए क्या नेगेटिव लिगेंड काउंट होता है? हां जी बिल्कुल होता है। क्या न्यूट्रल लिगेंड काउंट होता है? बिल्कुल होता है। ब्रैकेट के अंदर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल काउंट होगा, और नेगेटिव लिगेंड होगा तो वो भी काउंट होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स, राइट? सेकेंड पॉइंट, आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल। ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो नहीं टूटने वाला, दैट मींस सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉलिड लाइन से। क्लियर हो गया? अब ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। वर्नर थ्योरी के ये मेन पोस्टुलेट्स हैं। क्लियर? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बोले तो ब्रैकेट वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दो प्रकार की वैलेंसी, दो तरीके के लिंकेज शो करता है, वैलेंसीज शो करता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं प्राइमरी और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी। क्लियर? और प्राइमरी सेकेंडरी को मैं बता चुकी हूं। प्राइमरी बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल। ऑब्वियसली जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो आयनाइजेबल होता है, वो तो टूटेगा ही टूटेगा। एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ऑब्वियसली जो न्यूट्रल लिगेंड है उसका कोई रोल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में? नहीं। क्लियर? द सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, आर नॉन आयनाइजेबल। हां जी बिल्कुल, ब्रैकेट के अंदर जो भी था वो टूट ही नहीं रहा। कैसे पता चला? जब उस कंपाउंड को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया गया तो AgCl के उतने ही मोल्स बने जितने ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन थे। क्यों? ब्रैकेट के अंदर वाला कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, राइट? दीज आर सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर के कंट्रीब्यूशन में न्यूट्रल लिगेंड भी काउंट होता है, नेगेटिव भी काउंट होता है, राइट? सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू, लिख दिया बेटा क्लियर वर्ड्स में, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड वो फिक्स होता है किसी भी मेटल के लिए। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, द आयंस
और जो ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है, जो हमें क्या बता रहा है, जो हमें बता रहा है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जो हमें बता रहा है वो कैसे होता है, वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, अलग अलग लिंकेजेस होते हैं। ठीक है, अब हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं एक साथ। हमारे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट किसके बारे में बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर रहा है। क्लियर। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, आयनाइजेबल है, बिल्कुल आयंस में टूट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहां पे डिस्कस किया था, दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव ligands, that is satisfied by negative ligands, and that is represented by कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, by dotted lines. क्लियर। वहीं पे सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट बेटा, अभी क्या बताया मैंने, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट दियर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। कैसा होता है बेटा, ब्रैकेट के अंदर वाला कभी नहीं टूटता। नोट भी करने, रुक जाओ अभी देते हैं टाइम। कैसा होता है बेटा, नॉन आयनाइजेबल। कैसा होता है बेटा, नॉन आयनाइजेबल, ब्रैकेट के अंदर वाला कभी नहीं टूटने वाला। एंड सेटिस्फाइड बाय, दैट इज सेटिस्फाइड बाय, किससे सेटिस्फाइड होता है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स। क्लियर। अब एक एग्जांपल दूंगी ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना है, सबसे सेटिस्फाई हम इसको कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। क्लियर। तो एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया था। अब एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे मैं लिख रही हूं ताकि आप मेरी भावनाओं को और अच्छे से समझ जाओगे। मेरी क्या, वर्नर की भावनाएं समझनी है हमें। देख लो बेटा ध्यान से, एक एग्जांपल करवा देते हैं आपको। देखो बेटा, एक कंपाउंड है आपके सामने, उस कंपाउंड का नाम क्या है, COCl3, समझना ध्यान से, डॉट 6H2O। क्लियर। अब हमें कंपाउंड सबसे पहले इस तरीके से दिखा करते थे। इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इस कंपाउंड को ना रिएक्ट करवा दिया। किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, AgNO3 के साथ। क्लियर। जब इस कंपाउंड को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो वर्नर ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसको 3 AgCl मिले। ऐसा क्यों हुआ, समझना बेटा, ये तो अपना सेंट्रल मेटल एटम हो गया। क्लियर। अब मुझे कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लोगे न्यूट्रल लिगेंड को। तो यहां पे क्या देखा, 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, न्यूट्रल लिगेंड है तो यहां पे लिख दिया H2O6। क्या किसी और लिगेंड की जरूरत है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ना जी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये फिक्स माना किसने, वर्नर ने, तभी तो फेल हो गया आगे जाके। अब इसमें अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो बचे हुए क्लोरीन कहां पर होंगे, बाहर होंगे। क्लियर। तो ये रिप्रेजेंट किया गया इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। जब इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया ना, तो व्हाट ही ऑब्जर्व, ये तो ना टूटने से रहा, ये टूटने से रहा, बट ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो आयनाइजेबल होता है, वो आयंस में टूटेगा ही टूटेगा। और कितने AgCl बनेंगे ये डिपेंड करता है कि बाहर कितने आयंस प्रेजेंट हैं। तो कितने AgCl बनेंगे बेटा, यहां से 3 AgCl के मोल्स बनेंगे, और इसके भी 3 मोल्स रिक्वायर्ड है 3 AgCl बनाने के लिए। अब वही प्रॉपर्टीज में फिर से बोल रही हूं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा था प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं
तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम जिन लिगेंड्स को यूज कर रहे हैं क्या वो आयनाइजेबल है? हाँ जी बिल्कुल। न्यूट्रल लिगेंड का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन ये तो आयनाइजेबल है ना, आयंस में टूट रहा है ना, पानी में जाकर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स आयनाइजेबल है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स। बिल्कुल सही बात है। क्या न्यूट्रल लिगेंड का कोई रोल है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में? ना जी, कोई रोल नहीं है। बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर आयनाइजेबल है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, अनसैटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप क्या देखते हो? ब्रैकेट के अंदर कौन है? ब्रैकेट के अंदर वाटर है। वाटर कितने? 6, तो आपने बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई किसने किया? न्यूट्रल लिगेंड ने किया ना, तो इसको सेटिस्फाई न्यूट्रल लिगेंड भी कर सकता है, पॉजिटिव लिगेंड भी कर सकता है, नेगेटिव लिगेंड भी कर सकता है। अंदर अगर Cl- आ जाता तो नेगेटिव लिगेंड भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आयनाइजेबल है? कदापि नहीं। कभी भी जो लिगेंड्स हैं वो कभी भी आयंस में नहीं टूटने वाले, ये अभी भी हमारे पास यहीं पे प्रेजेंट है। क्लियर? +3 चार्ज के साथ कैसे टूटेगा ये? CO H2O होल 6, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं भाई। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? रिप्रेजेंटेड बाय, वो तो सॉलिड लाइन है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सिंपल, इतना सा ही तो था। अब यहां से हम कितने प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं? तो ये वर्नर की पहली कोशिश थी जहां पे उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कंपाउंड्स को, और ये पॉइंट्स वहां से हमारे पास कंक्लूड होकर आए। सिंपल सी बात है, लेकिन ये भी फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? ना तो इनका ज्योमेट्री बता पाए, ना इनका कलर बता पाए, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करा पाए, कुछ नहीं करा पाए। तो फिर कौन आए? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर बच्चे? अब बढ़ते हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैम हमें बता दीजिए। सम आयंस में एक्ट एज बोथ, हो सकता है कि कुछ दोनों की तरह बिहेव करें। हाँ जी बिल्कुल। ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव लिगेंड है वो तो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है ना, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में भी है और उसका कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में भी है। राइट बेटा? इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूं। देख लो बेटा, अगर ये कंपाउंड, ये पहला हो गया, अगर ये इस तरीके से होता 5H2O, तो अब फिर से आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करना है। क्लियर? आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करना है। करते हैं तो CO हो गया, H2O 5 है, न्यूट्रल को सबसे पहले अंदर ले लो। लेकिन कोबाल्ट की तो अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही है, हमें 6 करना है, तो क्या करेंगे? इनमें से एक क्लोरीन ले लेंगे। अगर इनमें से एक क्लोरीन ले लिया तो बाहर कितने क्लोरीन बचे? Cl2। अब बताओ कितने मोल्स बनेंगे AgCl के, या कितने मोल रिक्वायर्ड है AgNO3 के? सिंपल, 2 रिक्वायर्ड है, क्योंकि बाहर वाला टूटेगा, अंदर वाला टूटेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 AgNO3 से रिएक्ट करेगा, तभी तो 2 AgCl बनाएगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो नहीं टूटने वाला। तो मैंने क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसे न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव लिगेंड भी सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर हो गया? वेरी नाइस शुभम कुलकर्णी, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सही रिप्रेजेंटेशन। करीम दीवा, वेरी नाइस। चलो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। सबर करो बेटा, लिखने का टाइम भी दे दूंगी, एक टॉपिक तो पूरा होने दो, अभी देते हैं लिखने का टाइम। थ्योरी थोड़ी ना चल रही है बेटा, कंसेप्ट चल रहा है, और कंसेप्ट जब चल रहा हो तो लिखने का समय ना मांगा करो, फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है? अब समझो बेटा ध्यान से, चीजें स्किप हो जाती हैं बेटा, फिर कम कंटेंट जा पाता है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना। पहली बात तो इस कंपाउंड को लिखोगे कैसे? इसकी 6 वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो बेटा 6 ये वर्नर ने मानकर चला कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। क्लियर? तो बिल्कुल आप लोग के क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा माइंड में कि मैम आप 6 ही क्यों सेटिस्फाई कर रहे हो? वो उन्होंने मानकर चला, ये उनकी गलती है। ठीक है? चलो बेटा आ जाओ, क्या रिप्रेजेंट करोगे भाई? सबसे पहले न्यूट्रल को अंदर ले लेते हैं। तो 6 अमोनिया थे, तो 6 अमोनिया अंदर ले लिए। अब तो अंदर हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर। क्लियर? यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये हो गया कोबाल्ट।
अमोनिया 4 थे तो सबसे पहले अमोनिया 4 अंदर ले लिए। अब क्लोरीन कितने अंदर लेने पड़ेंगे, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। 2 अंदर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी 6 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो बाहर एक क्लोरीन। अब रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। रिप्रेजेंट किया तो कैसे करेंगे? कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अमोनिया बता रहे हैं, तो सॉलिड लाइन से अमोनिया 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 अमोनिया। तीनों क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं, कहीं पे भी बता दो। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर? ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अकॉर्डिंग टू वर्नर, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं आने वाला, बट हमें पता होना चाहिए वर्नर जी ने क्या दिया। यहां पे रिप्रेजेंट करो बेटा कोबाल्ट। अमोनिया 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 अमोनिया। अब ये जो 2 क्लोरीन है ना, ये तो दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में भी काम आएंगे और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में भी काम आएंगे, तो इनको दोनों से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर? अब एक क्लोरीन तो बाहर है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको दोनों लाइन से रिप्रेजेंट किया। देख लो बच्चों, ध्यान से देख लो, जल्दी से देख लो बेटा, जल्दी से। ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा कंपाउंड्स का। देख लो बच्चों ध्यान से एकदम। अब जिसको नोट डाउन करना था यार, बाद में कर लोगे क्या, बता दो यार, बाद में कर लोगे क्या? जल्दी बता दो बेटा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे सीधा। अगर बाद में कर लोगे मुझे बड़ी खुशी होगी। मैम कैसे पता चला कि क्या, कैसे पता चला? वापस लिखो, नहीं देख पाई मैं। ठीक है, हाँ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वैसे इन्होंने नहीं बता पाए, फिर भी ये बात ध्यान रखना कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये कभी भी दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। क्लियर? एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर आगे भी काम आएगा। क्लियर? लिखना चाहते हो बेटा या लिख लोगे बेटा बाद में? जल्दी बता दो यार, बाद में लिख लोगे ना? अभी हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, उसको कर लेते हैं बेटा। अब इसके और क्या क्या यूज है, इसका क्या ड्रॉबैक था बेटा, क्या क्या ड्रॉबैक था? कुछ बता पाया? कुछ भी तो नहीं बता पाया, मुझे तो मजा ही नहीं आया इस थ्योरी में। ठीक है, तो दैट इज failed to explain, that is failed to explain color, magnetic properties, magnetic properties, nature of ligand, ये कुछ भी नहीं बता पाए। एंड वाई ओनली फ्यू मेटल्स, ये भी नहीं बताया कि ये जो बोल रहे थे ना कि 6 सेटिस्फाई होगा, कैसे, क्यों, कुछ नहीं बता पाए। फ्यू मेटल्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे ड्रॉबैक थे। और क्या बता पाए वो हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोलाइट नेचर के बारे में बताया, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं बेटा इलेक्ट्रोलाइट नेचर क्या है। मैम न्यूट्रल लिगेंड पता हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट आने से फाउंड कर सकते हैं बेटा। न्यूट्रल लिगेंड का कुछ काउंट होता है क्या? उस पर तो 0 चार्ज होता है ना।
complexes which produces ions in the solution act as electrolytes and conduct electricity. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आयंस कौन प्रोड्यूस कर सकता है, ब्रैकेट के बाहर वाला आयंस कौन प्रोड्यूस कर सकता है बेटा, ब्रैकेट के बाहर वाला. एक जनाब पूछ रहे हैं हु डिस्कवर्ड वर्नर थ्योरी. वाओ, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. नाम साइंटिस्ट का उसी पे थ्योरी, वो पूछ रहे हैं हु डिस्कवर्ड वर्नर थ्योरी. चलो बेटा, तो यहां से हमें पता चल जाएगा बेटा कि कंडक्टेंस कितना ज्यादा होगा और कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता. तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आयंस उतने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है. क्लियर? यस बेटा, नोट डाउन करो जल्दी से ये वाला पॉइंट ताकि मैं क्वेश्चंस दूं और आप कर सको. So, complexes having negative ions outside the coordination sphere, reacts with AgNO3 to forms सिल्वर सॉल्ट. एक एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूं बेटा, इस पॉइंट के ये वाले एग्जाम्पल्स हैं. तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा बेटा कौन कितने आयंस बनाएगा. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. क्लियर हो गया बच्चों? अब आ जाते हैं हम इस पे जहां से क्वेश्चन आता है. क्लियर? देख लो बेटा, एकदम ध्यान से देखो बेटा. एकदम यहां पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना है. वो हम बना लेंगे. फॉर्मूला बना लेंगे ना बेटा, फॉर्मूला बनाएंगे हम सबसे पहले. ये कलर अच्छा नहीं लग रहा कोई सा भी, ब्लू चाहिए. चलो कोई नहीं, देख लो बेटा, सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे. फॉर्मूला बनाना हमें आता है. क्यों? क्योंकि हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जस्टिफाई करना है. तो सबसे पहले न्यूट्रल को अंदर ले लेंगे. न्यूट्रल को अंदर ले लेंगे तो जो बच जाएगा उसको बाहर रख देंगे. क्या करेंगे? जो बच जाएगा उसको बाहर रख देंगे. इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला बनेगा CO. ये हो गया कोबाल्ट. 6 अमोनिया है, ये लिख दिया NH36. क्या किसी और की जरूरत है अंदर? ना जी, ब्रैकेट क्लोज. तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर, ये हो गया Cl3. तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर. अब एक बात बताओ, कितने NO3 रिक्वायर्ड है? कितने NO3 रिक्वायर्ड है, या कितने AgCl बनेंगे? जितने ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव आयंस है. तो ब्रैकेट के बाहर कितने नेगेटिव आयंस है? 3. तो क्लियर? आयनिक रेशियो बोले तो कि जब ये कंपाउंड टूटेगा तो आयंस जो बनेंगे ना, कैटायन और एनायन, उनका रेशियो. तो कैटायन तो एक ही बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. एनायन कितने बनेंगे? 3. क्लियर? तो 1:3. और नेचर कैसा है? अगर नेगेटिव आयंस हैं तो बिल्कुल नेचर में कैसा है, इलेक्ट्रोलाइटिक या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक. क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ जी. तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह. और जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. और किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? जिसके जितने ज्यादा नेगेटिव आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा. अगर ये एकदम क्लियर है, पहले मुझे बताओ क्या क्लियर है, तभी मैं यहां से हटूंगी. यहां से हटूंगी फिर तुम आंसर करोगे. जल्दी से बता दो बेटा, क्या यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो? शक हो तो कोई बात नहीं, पहले सॉल्व करना फिर मैं शक क्लियर करूंगी. चलो करो बेटा सॉल्व जल्दी से. यूं तो अकेला भी अक्सर घिर के संभल सकता हूं मैं.
तुम जाकर दो साथ मेरा। फिर आ गया। हाँ यस बेटा, क्लियर हो गया। चलो आंसर कर दो। तन्मय देव जी ने इकट्ठा आंसर कर दिया। मैम प्राइमरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले आयंस को लिगेंड, पूरा नहीं पढ़ पाई बेटा, फिर से लिखो। सेम है दोनों का, सेम कहां है, इधर 6 है अमोनिया, या 5 है, या 4 है, या 3 है। चलो बेटा लास्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। हाँ जी बिल्कुल विदित, एब्सोल्युटली राइट। सॉल्व हो गया। चलो सॉल्व हो गया तो अब सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले इसकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करना है, और इसकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करना है तो सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले लिख दिया। सबसे पहले न्यूट्रल लिख दो अंदर, ये लिख दिए 5 न्यूट्रल, लेकिन ये तो 5 ही है, तो 1 क्लोरीन अंदर ले लिया, तो बचे कितने क्लोरीन, 2, तो 2 बाहर आ गए। अब बताओ कितने EgCl बनेंगे, जितने बाहर है 2। रेशियो ये 1 और ये 2, 1:2। बिल्कुल नेगेटिव आयंस है तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये हो गया कोबाल्ट। कितने अमोनिया, 4 अमोनिया। क्लियर। कितने क्लोरीन अंदर लेने पड़ेंगे बेटा, यहां पे 2 क्लोरीन अंदर लेने पड़ेंगे, 1 क्लोरीन बाहर चला गया। 6 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। क्या कितने EgCl बनेंगे, 1। रेशियो 1:1, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। यस बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, CO अमोनिया 3, तीनों क्लोरीन अंदर लेने पड़े, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी इसकी 6, तो कितने बनेंगे, 0। रेशियो का तो कोई सेंस ही नहीं है, टूटेगा ही नहीं, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक है बेटा, शक हो तो बताओ बेटा जल्दी से। हाँ जी बेटा, लास्ट वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऑल करेक्ट, वेरी नाइस शक्ति। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे करेक्ट हैं, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से। राज आप 6 क्यों ले रहे हो और कुछ क्यों नहीं ले रहे, यही तो ड्रॉबैक है बेटा इस कंपाउंड का। क्या मानकर इसने 6 वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, क्लियर एकदम, ऑल करेक्ट, वेरी नाइस नागेंद्र पाल, वेरी नाइस ऋषि भार्गव, वेरी नाइस तमन्ना, वेरी नाइस समृद्धि, तुषार, वेरी नाइस मधुप्रिया, वेरी नाइस आलिया, सात्विक, केशव शर्मा, अपेक्षा, दिशा, मुर्शिद, वेरी नाइस। चले बेटा आगे, चले बेटा आगे। यस नाइस बच्चों, बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। नया टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहां देखने से पहले मेरी तरफ देखना बेटा। बेटा हर थ्योरी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को पहले हम पढ़ते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं, और फिर हम जानते हैं कि हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाए। आधे बच्चों को इनऑर्गेनिक में यही शक रहता है, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं जब वो गलत है। तो अरे नलायकों, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या जान पाओगे क्या गलत है, जानना तो जरूरी है। कल को पता चला मेरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे थ्योरी देनी है अपने नाम की, लोगों को बहुत शौक होता है ना अपने नाम की थ्योरी देने का, तो पहले नॉलेज तो ले लो उस लेवल की। क्लियर। उसके बाद रिएक्शन भी देना, जो मन करे करना। क्लियर। अब हम बात करते हैं EAN, बोले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से। एक बात बताना, हम किसको स्टेबल मानते थे अब तक, हम मानते थे स्टेबल उनको
जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते थे। याद करो, कोवेलेंट बॉन्ड में हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है 11वीं कक्षा में। अब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो हम कैसे माने कि वो स्टेबल है? कैसे माने? अगर वो EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ये क्या बला है? EAN बोले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या नाम है बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम जनरली कौन सी सीरीज का होता है? या तो 3D सीरीज का, या 4D सीरीज का, या 5D सीरीज का। 3D सीरीज बोले तो 4th पीरियड, 4D सीरीज बोले तो 5th पीरियड, और 5D सीरीज बोले तो 6th पीरियड। अपने अपने पीरियड में इनका जो नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है, अगर ये उसे अटेन कर लेते हैं, दैट मींस ये EAN को फॉलो कर रहे हैं, और जो EAN को फॉलो करते हैं वो कंपाउंड स्टेबल होते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू EAN। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, और वो कैलकुलेट करके हमें क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देती हूं। सीधा सीधा नीट में क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लियर? यस, चलो बेटा बढ़ते हैं। क्या लिखा है मैंने? मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स। मेटल बोले तो, मेटल जब भी बोले सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू एक्वायर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। यही मैंने बोला अभी हिंदी में कि जो उसका नेक्स्ट नोबल गैस है, जो नेक्स्ट नोबल गैस है, वो एटॉमिक नंबर अगर वो अटेन कर ले तो वो स्टेबल माना जाता है। तो बेटा EAN कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? देख लेना बेटा, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ मैंने बता ही देना है आपको। देख लो बेटा ध्यान से, ये EAN का फॉर्मूला होता है। यहां पे एक एक चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, मैं लिख रही हूं। Z रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या है बेटा? Z एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? और CNO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है बेटा एकदम? क्लियर है बेटा एकदम? चलो फॉर्मूला देख लो ध्यान से। 30 सेकेंड्स का टाइम दिया, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। पहले फॉर्मूला देख लो ध्यान से, एक बार फॉर्मूला देख लो ध्यान से और याद कर लो। क्लास के अंदर ही याद हो जाना चाहिए एक एक को क्लास में। हो गया बेटा याद? जल्दी से बता दो। हाँ जी, याद हो गया सबको? अमन हुसैन मैम, प्राइमरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर के बाहर वाले आयंस को लीगेंड क्यों लिखा? मैंने बाहर वाले आयंस को लीगेंड नहीं लिखा, लेकिन अंदर वाले आयंस तो लीगेंड होते हैं ना, और वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में क्या काउंट नहीं होते बेटा? होते हैं। क्लियर? याद हो गया एकदम क्लास के अंदर? चलो बढ़ते हैं। हमें EAN निकालना है। किसका निकालना है? आयरन का निकालना है। आयरन कहां से बिलोंग करता है? 3D सीरीज। 3D सीरीज बोले तो 4th पीरियड। 4th पीरियड में कौन सी नोबल गैस होती है बेटा? 4th पीरियड में नोबल गैस होती है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। अगर इस सेंट्रल मेटल एटम का EAN 36 आ जाए, समझ जाना ये EAN को फॉलो कर रहा है। क्लियर बेटा? चलो अब देखो यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। EAN निकाल लेते हैं बेटा। सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है ना? DNF ब्लॉक काम, अभी तो और काम आएगा। VBT में बड़ा मजा आने वाला है बेटा। सेंट्रल मेटल एटम कहां से बिलोंग करता है? 3D सीरीज से। एटॉमिक नंबर कितना? इसका एटॉमिक नंबर
26। Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, जल्दी से बताना, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे बेटा, ठीक है। x प्लस 4 माइनस 6, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +2 लिख दिया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा बताना जरा सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 इंटू 6 12, कितना आ गया बेटा 26 माइनस 2 24, 24 प्लस 12 36, यानी कि ये EAN को फॉलो कर रहा है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन दे दूं, करोगे खुद से? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन दे दूं, करोगे खुद से? करोगे खुद से? याद हो गया ना एकदम? क्वेश्चन दे दूं बेटा, चलो चारों का EAN निकाल दो जल्दी से। फॉर्मूला तो याद हो ही गया आपको, आप ही ने बोला है मुझे अभी, और मैंने तो प्रॉमिस भी किया आप लोगों का, क्लास में सब खत्म कर देंगे, हमें रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो करो फिर, आंसर बताओ, आंसर निकालो जल्दी से इनका EAN, फिर एप्लीकेशन बताऊंगी। बेटा 3D सीरीज होता तो 4th पीरियड है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, 4th पीरियड में क्रिप्टन आता है, आर्गन नहीं, समझ आया? भारती दुबे, एक्सप्लेन डेफिनेशन मैम, समझाया ना बेटा? कोई भी कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बॉन्डिंग क्यों करता है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, और वो स्टेबल कब माना जाएगा बेटा? जब वो नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर अटेन कर लेगा, राइट? और वो अटेन कर रहा है, और जिस नंबर से वो अटेन कर रहा है उसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट? तो 3D सीरीज वालों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 4D सीरीज वालों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 54, क्योंकि 4D सीरीज बोले तो फिफ्थ पीरियड में नोबल गैस ज़ेनॉन, और 5D सीरीज वालों में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 6th पीरियड में कौन सी नोबल गैस? रेडॉन 86। चलो कर लिया सबने कैलकुलेट? श्रेयस ओझा, मैम सबके एटॉमिक नंबर लिख दो। हाँ बेटा, इसीलिए तो रटाया था मैंने 3D 4D और 5D सीरीज के एक दिन जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊं तो तुम मुझसे ही एटॉमिक नंबर पूछो, है ना? इसीलिए तो रटाई थी मैंने 3D सीरीज 4D सीरीज, इसीलिए पूरा DNF मैंने PPT से ना पढ़ा के हाथ से लिख के पढ़ाया। और फिर कंपेयर करूंगी तो बोलोगे मैम आप हमें डांटते ज्यादा हो। जेई वाले बच्चे पूरा PPT से पढ़ते हैं, कुछ नहीं बोलते, तुम्हारे लिए पूरा हैंड रिटन ला रहे हैं। अब बोल रहे हो एटॉमिक नंबर लिख दो, फिर बोलना कल मैम पेपर मेरा आप दे दो। चलो निकालो, और हो गया हो तो बताओ। अमन कुमार, केमिस्ट्री जो होता है स्टेबिलिटी की होता है बेटा, लाइफ में सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, पढ़ते हुए तो स्टेबिलिटी के लिए है ना। हो गया सबका? करें सॉल्व? चलो मैं ही करवा देती हूँ। चलो 1 मिनट और दिया बेटा, मैं चाहती हूँ तुम क्लास में सीख जाओ ताकि तुम्हें रिपीट ना करना पड़े, तुम्हें क्लास में से बाहर जाके फिर अपने स्कूल का पढ़ो जो भी पेपर है। अगर क्लास में आए हो तो कुछ तो फायदा लेके जाओ। एट्टी आ रहा है, देखते हैं बेटा अभी।
अब आधे से ज्यादा नालायकों ने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर भूल गए होंगे, इसीलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे मैम ने इतने, क्योंकि हर हर कंसेप्ट में छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए बेटा। पहले दिन से बहुत कम कम पढ़ा रही हूं बेटा क्लास में, ताकि लोड ना हो। साइड प्लीज लो, मैं बाहर हो जाती हूं। और बोलो, मैं यहां खड़ी हो जाती हूं। बड़े बेटा आगे की तरफ। ये लो अमन सिंह बेटा, 128 तो कैसे भी नहीं आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है। लास्ट 1 मिनट, फिर मैंने करवा देना है सारे क्वेश्चन। चलो मैं करवा रही हूं बेटा, देख लो ध्यान से। पहला देखेंगे बेटा, EAN निकालना है। पहली बात, निकिल कहां से बिलोंग करता है बच्चे? निकिल बिलोंग करता है 3D सीरीज, बोले तो फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में एटॉमिक नंबर 36 आना चाहिए इसका। तो Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, Z कितना बेटा इसका एटॉमिक नंबर? निकिल का एटॉमिक नंबर 28। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कितना आ गया बेटा? 28 प्लस 8 कितना आ गया बेटा? जल्दी से बता दो, कितना आ गया? 36। यानी कि फॉलो कर रहा है किसे? EAN को। EAN एक रूल है बेटा, क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा, प्लेटिनम। EAN निकालना है। पहली बात, प्लेटिनम कहां से बिलोंग करता है बेटा? 5D सीरीज, बोले तो 6th पीरियड, क्लियर? एटॉमिक नंबर 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x बराबर आ गया +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू 4 8। कितना आ गया बेटा? 78 प्लस 8। 78 प्लस 8 किया तो आया 86, -2 किया कितना आया? कितना आया बेटा? यहां से हमारे पास आ गया दैट इज 84। क्या EAN फॉलो कर रहा है? जल्दी से बता दो बेटा, क्या EAN फॉलो कर रहा है? नॉट फॉलोज EAN। समझ आया क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए था? 86 आना चाहिए था। क्लियर है बेटा? क्योंकि 6D सीरीज में नोबल गैस 86 होता है। क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, इधर देखो, EAN निकालना है। अगेन इसका भी 86 आना चाहिए। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम 5D सीरीज का है 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +2। तो ये आ गया +2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 लिगेंड ये हो गए, 2 लिगेंड ये हो गए, तो ये हो गया 4। तो कितना आया बेटा? 78 प्लस 4 किया 82, 82 माइनस 2 किया आया 80। क्या EAN को फॉलो कर रहा है? नहीं, नॉट फॉलोज EAN, क्योंकि इसका EAN कितना आना चाहिए था बेटा? 86। क्लियर है एकदम? यहां पे देखो बेटा, सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है, इसका EAN 36 आना चाहिए। कैलकुलेट करके देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -6, उधर जाएगा तो +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू 6 12। कितना आ गया बेटा? 26 26 प्लस 12 किया तो कितना आ गया? 38 38 माइनस 3 किया तो आया 35। नॉट फॉलोज EAN। क्लियर हो गया बेटा? देख लो एक बार ध्यान से, यही कैलकुलेट किया है सबने? जल्दी बताओ, यही कैलकुलेट किया है सबने? किसी को कोई शक इनमें से एक में भी? जल्दी से पूछ लो बेटा, किसी को इनमें से अगर एक में भी डाउट है, इजीली विदाउट हेजिटेशन पूछ लो बेटा। यस बेटा।
क्या गलत हो गया? 26 प्लस 12 38 37 36, क्या गलत हो गया बेटा? कोई डाउट है? थर्ड रॉन्ग है, देख लेते हैं। 78 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2i माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 78 प्लस 8 कितना हुआ? 78 प्लस 8 किया तो हुआ 86, 86 माइनस 2 किया तो आया 84। क्लियर? खुश? खुश? क्लियर एकदम? हाँ जी हाँ जी, गलती हो गई, माफ कर दो। चले बेटा आगे की तरफ। अब इसकी एप्लीकेशन देख लो बेटा। एप्लीकेशन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमें बता दिया कि कोई कंपाउंड EAN फॉलो कर रहा है तो हमें पता है EAN की वैल्यू कितनी होगी। अगर वहां पर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है तो उसका EAN 36 होगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D सीरीज का है तो उसका EAN 54 होगा। और अगर किसी का सेंट्रल मेटल एटम 5D सीरीज का है तो उसका EAN 86 होगा। राइट? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने कार्बोनिल ग्रुप होंगे। तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें बता दिया जाए कि किसमें किसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। कैसे? देखना बेटा, हमें बोल रखा था कि ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है जो EAN फॉलो करता है। अगर ये कंपाउंड EAN फॉलो करता है तो क्या आप बता सकते हो कि X की वैल्यू क्या होगी? एंड X इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल। X इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। बिल्कुल बता सकते हैं। लगा दिया फॉर्मूला दैट EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो EN कितना हो गया बेटा? क्योंकि ये 3D सीरीज से है तो 36। Z कितना? एटॉमिक नंबर 28। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू एक्स लिख दू बेटा, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर x है। तो कितना आ गया? 36 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 2x। x बराबर कितना आ गया बेटा? कितना आ गया यहां से? 8। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप 4, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इज 4। क्लियर है? क्लियर है? यहां पे देख लो बेटा, अगेन ये भी EAN फॉलो करता है। अगर ये EAN फॉलो करता है, अगर ये EAN फॉलो करता है तो बता दो जरा जल्दी से कि इसका X का वैल्यू क्या होगा। निकाल लेते हैं। EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो 36 इसका EAN होगा। राइट? राइट? एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि न्यूट्रल है कार्बोनिल, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर X। 36 माइनस 26 बराबर 2x, 10/2 बराबर x, x बराबर क्या? क्लियर हो गया कितने कार्बोनिल ग्रुप? तो यहां से कार्बोनिल ग्रुप आ गए, यहां से आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा, जल्दी से जल्दी से। क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट में वो मैं आपको करवा रही हूं बेटा, ठीक है? बढ़े आगे की तरफ। मैम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मैं पढ़ पाई बेटा। ऑल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? एकदम मजा आ रहा है एकदम? चलो आंसर सबका करेक्ट है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देख लो बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन। यहां पे भी कैलकुलेट कर दो बेटा। अब 3D सीरीज का है तो EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? EAN हो गया 36, Z जिंक का एटॉमिक नंबर 30, ऑक्सीडेशन स्टेट 0,
प्लस 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 6, x बराबर 3। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हम ये भी जान सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस होने का मतलब खुद की ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करे, राइट। और हमने कहा कि कंपाउंड तब स्टेबल होता है जब वो EAN फॉलो करता है, राइट। यहां तक तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी का EAN कैलकुलेट करने पर, अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है और अगर EAN 36 से ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या करना चाहेगा? वो क्या करना चाहेगा? 36 से ज्यादा आ रहा है तो वो 36 पे आना चाहेगा। 36 पे आना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? वो बिहेव करेगा एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके। और अगर किसी का EAN 36 से कम आ रहा है तो वो बिहेव करेगा एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। काहे? क्योंकि उसका EAN 36 से कम है, वो 36 पे आना चाहेगा, 36 पे आना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर उसे 36 पे आना है तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन वो कब करेगा? जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस करेगा। रिड्यूस होना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोल दिया मैम? कैलकुलेट करके बताएंगे आपको। देखो बेटा, ये कंपाउंड है आपके सामने दो, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए सबसे पहले हमने इनका EAN कैलकुलेट कर दिया। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 6 12। EAN का वैल्यू कितना आ गया बेटा? यहां से EAN का वैल्यू आ गया 37। क्लियर। और ये स्टेबल कब होगा? जब ये 36 हो जाए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक्ट करेगा, एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरों को तो रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो 36 को अटेन करेगा, राइट। नेक्स्ट देखो बेटा, VCO6 वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 23। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कितना आ गया बेटा? यहां से आ गया 35। अगेन 3D सीरीज का एलिमेंट है, इसका EN 36 आना चाहिए था, ये 36 होना चाहेगा। 36 कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन ये कब कर पाएगा? एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ये साथ वाले को तो ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो 36 अटेन करेगा, राइट। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो बेटा। ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने आपको कराई है, बाकी मैं समय रहते आपको कराती जाऊंगी। देख लो एक बार ध्यान से बेटा। और कल हम शुरुआत करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। लेक्चर कतई इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। देख लो बेटा ध्यान से एक बार। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन कल ही स्टार्ट करेंगे। ये देख लो बेटा एक
मतलब क्लियर हो गया ना सबको एकदम? चलो बेटा अच्छे से पढ़ना, कल मिलेंगे, बस रिवाइज अच्छे से करके आना, ठीक है? रिवाइज अच्छे से करके आना, पढ़ के अच्छे से आना, एक बार गो थ्रू होना है, सब कुछ क्लास में हमने सीख लिया है, ठीक है? ऐसे ही बिल्कुल पढ़ना है बेटा। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी बेटा इस चैप्टर में, वीबीटी सीएफटी, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।